नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है उसमें हम लोगों ने कल माफ़ कीजिएगा प्राचीन भारत के इतिहास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं सल्तनत काल से। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं और जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम पहली बार मुस्लिम शासक था। चलिए इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते जाएंगे, जिससे कि हमारा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन भी होता जाएगा। तो लिखा है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं। तो वह है आपके ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। और इसका जो हम लोग देख लेंगे एक्सप्लेनेशन, वो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चांदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। तो इस कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आगे कभी आए या आया हो। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑप्शन डी इसका होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख लेंगे हम लोग। मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज पर एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज द्वितीय से पराजित हुआ। तो वो हो जाएगा 1191 में, ऑप्शन बी। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि मोहम्मद गौरी ने 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान, तो वो है आपका कासगंज, ऑप्शन बी। और यहाँ पर लिखा है कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी कि काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गज़ल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरानुस सदान माफ़ कीजिएगा सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, देवल रानी खिज्र खां, नू सिपहसर, तुगलकनामा, ख़ज़ाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे मध्यकालीन भारत में। चलिए 6 नंबर लिखा कि अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी। यहाँ पर लिखा है कि अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता भारत का तोता या तोतिए हिंद कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। अमीर खुसरो के सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा। चलिए लिखा है कि रक्त यानी लौह और रक्त की नीति को किसने अपनाई। तो वो थे आपके ऑप्शन ए, बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसमें पढ़ लेंगे। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राज्य तत्व सिद्धांत की 2 विशेषताएं थीं। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। चलिए 8 नंबर में लिखा है कि अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल है। तो वह है आपका कुतुब मीनार, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पढ़ लेंगे हम लोग। लिखा है कि नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है।
इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाया। तो आर्ट एंड कल्चर में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 9 में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है। तो आपने अभी पढ़ा, वह है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। लिखा है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो वो 1296 से 1316। यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पढ़ लेंगे। लिखा है कि नालंदा प्राचीन शिक्षण मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया। तो वो हो गया 1200 ईस्वी में, ऑप्शन सी, इसको पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियामुरुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा और विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, अतः नज़दीकी विकल्प सी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया। तो वह था 1398 में, ऑप्शन डी। और इस लिखा है कि यहाँ पर मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मसूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। 13 नंबर देखेंगे। लिखा है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी। और लिखा है भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक 1320 में की गई थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 में लिखा है कि खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। वो था सैयद वंश। लिखा है खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ेंगे और लिखा है 15 में कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। लिखा है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। लिखा है 16 नंबर में कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो वो था 1526, तराइन का जो युद्ध था, माफ़ कीजिएगा, पानीपत का युद्ध। लिखा है कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तो वो थे अब्बास खां सरवानी, ऑप्शन ए। देख लेंगे हम लोग, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा तथा इस पुस्तक का नाम तारीख़ शेरशाही रखा, या कुछ भी देख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे। 18 नंबर में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर स्टार लगा है, यानी कुछ गड़बड़ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। अतः इस विकल्प में ए और बी दोनों सही होंगे, और बिल्कुल सही बात है ये। 19 नंबर में लिखा है विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो वह है ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। चलिए आगे देख लेंगे इसके उसमें एक्सप्लेनेशन में। कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की। विजयनगर का नाम हम्पी है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने, यानी कि संगम वंश, तुलु वंश एंड अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्ण देव राय था। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंचा। इनका आप देख लीजिए, संगम वंश, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश, फिर अरवेडु, इनका क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है कभी, या पूछते हैं ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुलु वंश की स्थापना किसने की। तो वह थे ऑप्शन डी, वीर नरसिंह ने।
यहाँ पे लिखा है कि तुलु राजवंश की स्थापना 1505 में वीर नरसिंह तुलु द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलु ने 1509 में तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय ने नगलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया तथा अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना की। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 में लिखा है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो यहाँ पर लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर देख लेंगे। चोल एवं बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य में सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थीं। वह युद्ध क्षेत्र में भी जाती थीं। तो यानी कि यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा कि किस साम्राज्य में, तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, हमने शायद डी बता दिया था, यहाँ पर होगा विजयनगर साम्राज्य में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। लिखा है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो वो थे आपके हुमायूं जी। चलिए देख लेंगे। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीपपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो वह थे कालानौर में, ऑप्शन ए। चलिए इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। लिखा है 3 नंबर में कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो वो थे आपके ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। देख लेंगे यहाँ पर अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्राम या रुपया चांदी का था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो वो थे आपके शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी। लिखा हुआ है कि उपयुक्त शासकों में से शेरशाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। आगे बढ़ेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो वो थे आपके अकबर। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे सब अकबर नाम से बुलाते थे। वह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लिखित भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। मुगल सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था, जैसा कि आपने पहले पढ़ा। इस तरह के एक्सप्लेनेशन से आपका रिवीजन होता रहता है और मेरा भी साथ में। चलिए, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो थे आपके बैरम खां, ऑप्शन डी। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। उसका राज्याभिषेक उस समय उसकी आयु 24 वर्ष थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील नियुक्त किया या वजीर। उसे खाने खाना की उपाधि से भी विभूषित किया। चलिए 7 नंबर में लिखा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच में। इसको हम लोग पढ़ लेंगे। लिखा है कि पानीपत यानी कि हरियाणा का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू यानी कि हेमचंद विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर और सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें से 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी। कितने महान सेनापति होंगे हेमू।
चलिए 8 नंबर में लिखा है कि अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो वो देख लेंगे। तो वो हो जाएगा आपका राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, तो यह गलत है। यहाँ पर हम लोग इसका पढ़ लेंगे। तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। अन्य विकल्प सब सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर लिखा है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, तो मियाँ तानसेन, ऑप्शन बी। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहाँ से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्राप्त किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऐसा पूछते हैं कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। 10 नंबर कह रहा है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि, तो वो थे रहीम खान, ऑप्शन सी। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। रहीम के उपनाम में लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी को उसके तुर्की मूल रूप से फारसी में अनुवादित किया, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राज कवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। 11 नंबर में कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया, तो वह बनवाया गया आपका ऑप्शन बी अकबर के द्वारा, और यह फतेहपुर सीकरी में है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 से 73 में बनवाया गया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 में उपलक्ष्य में बताया है। मगर जो मान्यता है और जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो यह है गुजरात विजय 1572। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 12 कह रहा है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के ज़िले में है, तो वह है आपके आगरा में। इससे पहले आपने देखा आगरा के फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, तो वो थे अकबर, ऑप्शन सी। लिखा है कि सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 राजपूत राजकोट, ये तो आप पढ़ चुके हैं। फिर 1540 में अकबर के पिता हुमायूं बिलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय होने के बाद 1555 तक शरणार्थी थे के रूप में रहना पड़ा, जिसे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की, तो वो ऑप्शन बी बादायूनी ने। अब्दुल कादिर बादायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उल तवारिख नामक पुस्तक की रचना की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया, तो वह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और यहाँ पर लिखा है कि हल्दी घाटी यानी कि राजस्थान का युद्ध 18 जून 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इनमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा असफ खां ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि भारत में जहांगीर का शासन क्या था, तो 1605 से 1627। लिखा है कि भारत में जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बचपन का नाम नसरुद्दीन महमूद सलीम था। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, तो वह मिला था अजमेर। लिखा है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर किले में मिला था। वह ब्रिटिश जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। 18 में कह रहा है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, तो वो थे आपके औरंगजेब। औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, तो वह थे आपके औरंगजेब, ऑप्शन डी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। लिखा है कि 1556 में
शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष और औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1565 में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1580 से 1707 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। औरंगजेब का पुत्र था तो वह था शाहजहां। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति। इसका शासनकाल 1558 से 1707 तक था। लिखा है ताजमहल के सुलेख या कैलीग्राफी ने 1648 में इसकी रचना पूरा किया तो वह किया था अमानत खां सिराजी। चलिए ये नया क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुन बानो बेगम यानी मुमताज महल, जिसकी मृत्यु 1630 में हुई थी, की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। अमानत खां सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। कवि गियासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी और जबकि इस्माइल खान अफरीदी ने इसकी गुम्बद का निर्माण किया था। ताजमहल के डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? तो वह कुतुब मीनार के परिसर में। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो वह है आपके शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। लिखा है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो वो थे आपके हुमायूं के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध मोर यानी कि मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न से किस मुगल शासक ने की थी? तो वह की थी आपके शाहजहां ने, ऑप्शन ए। इसको पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि शाहजहां ने 1648 में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन भी कहा जाता था। 26 में कह रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। आगे कह रहा है कि कुतुब मीनार स्थित है तो वह स्थित है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट देखें पंचमहल किस में स्थित है? तो वह है आपके फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। इस इमारत में फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार से बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंचमहल को पत्थर में स्वप्न नामक उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। चलिए 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे किले का निर्माण कराया गया था? तो वह थे आपका ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। लिखा है कि दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो वह थे आपके मिराक मिर्जा घियात। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह चारबाग शैली में बना है। वर्ष 1994 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देसी भाषा चगताई तुर्की अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन बी, बाबर नामा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। लिखा है कि जियाउद्दीन बर्नी, इसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक नहीं है, चलिए इसको छोड़ देंगे हम लोग। 34 में लिखा है कि अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक थे, तो वह थे आपके अबुल फजल। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह हुमायूं नामा। इसको गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट देखेंगे। हुमायूं नामा के लेखक हैं
तो वह है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जफर की मृत्यु हुई? तो वह थे आपके रंगून में। इनको निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा था। तो मित्रों, यह था आपका मुगल साम्राज्य और मध्यकालीन भारत का इतिहास। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल से हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।